बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 ऑफ द चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और वेरिएशन। सो एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला इफ़ ए एंड बी वेरी इनवर्सली। तो यहाँ पे जो ए एंड बी है वो इनवर्सली वेरी करते हैं, मतलब ए इक्वल्स टू 1/b है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A3 एंड B2। तो हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमें बताना है A3 और B2 की वैल्यू क्या होगी। ग्राफ कुछ ऐसा है, या फिर आप कह सकते हो एक बॉक्स में ए की और ए और बी की वैल्यूज़ हैं, है ना। सो ए की वैल्यू अगर 16 रखते हैं तो बी 4 आता है, ए की वैल्यू 32 रखते हैं तो बी जो है वो B2 आता है, ए की वैल्यू अगर A3 रखते हैं तो बी आता है 1.5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे B3 और B2 और A3 निकालना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमें यहाँ पे हमारा कांस्टेंट निकालना है सबसे पहले, उसी के बाद हम कोई भी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग। सो कांस्टेंट निकालने के लिए आप यहाँ पर बोला है A3, ए और बी जो है इन्वर्सली वेरी करते हैं। तो जब मैं यहाँ से इन्वर्सली का साइन हटाऊंगा तो इक्वल्स टू का साइन आएगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हमारा लगेगा k। सो a इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई 1/b। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अब इनकी वैल्यू रखनी है। जैसे फर्स्ट वैल्यू रखी है हमने, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लेते हैं। तो 16 इक्वल्स टू b की वैल्यू है 4, है ना। a की वैल्यू 16 फर्स्ट में, b की वैल्यू 4 हमने रख दी यहाँ पे। सो k हमारा यहाँ से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k के साथ मल्टीप्लाई में तो 1 है, डिवाइड में 4 है, तो ये क्रॉस बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये ऊपर ये नीचे। तो 4 आ गया इनटू में, और 1 नीचे लिखने की जरूरत है नहीं, तो k आ गया हमारा 16 4 जा 64। k की वैल्यू आ चुकी है। सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है a इक्वल्स टू k सेम रहेगा, है ना। ये चीज़ तो सेम रहेगी सबके लिए, ये रिलेशन तो सेम रहेगा, इनवर्स का रिलेशन। तो सेकंड पार्ट में देखेंगे हम यहाँ पर a की जगह तो 32 दिया है, k के वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 64 है, b की वैल्यू हमें बतानी है ना। b की जगह पे दिया है b2, तो b2 की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पर हमें b2 निकालना है। b2 के साथ 64 इंटू में था, तो डिवाइड में चला जाएगा 64, तो 1/b2 रह गया एज इट इज, है ना। 32 1 से 32, 32 2 से 64। तो हमारे पास 1/2 आ चुका है 1/b2 के इक्वल। b2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर ये इधर। सो 1 इंटू b2 आ जाएगा, एंड 2 1 से 2, तो हमारे पास b2 आ चुका है 2। हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो b2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो 1 से तो बेटा जिसकी मल्टीप्लाई होती है वही वैल्यू आ जाती है, और 2 की 1 से होगी तो 2 1 से 2, तो इसलिए हमारे पास b2 आ चुका है 2। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। उसके बाद हमारा है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड भी हम देख लेते हैं। पार्ट थर्ड में जो है हमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम ये जो अपना रिजल्ट है इसको तो सेम लिखेंगे, ये जो है हर जगह सेम चलता रहेगा, जो भी रिलेशन होता है वो हर जगह सेम चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू हमारे पास है, क्या हमें निकालना है। ए की जगह पे तो है हमारे पास A3, के हमारा 64 रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पर बी की जगह है 1/5, है ना। 0.5, 1.5 नहीं, 1/0.5। तो इसको हमने जब पॉइंट हटाया तो ऊपर की तरफ आ गया 10। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा, कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको समझा देता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली वो हुआ क्या है, वो 10 ऊपर कैसे आ गया, इसको समझ लीजिए। देखिए जब 1/0.5 है तो इसका पॉइंट हटाएंगे बेटा 10 आएगा ऐसे, है ना। तो जो अपॉन के भी अपॉन में कोई वैल्यू होती है वो चली जाती है सबसे ऊपर वाले के साथ इनटू में। तो इसी वजह से वो जो 10 है हम नीचे ना लिख के सीधा उसको ऊपर लिखेंगे। जब ऊपर का पॉइंट हटता है तो नीचे 10 आता है ना, पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है। सिमिलरली जब नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर की तरफ जीरोज आएंगी 1 के आगे। तो 1 के पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो इसलिए 1 के आगे एक 0। 5 1 से 5, 5 2 से 10। और अब हम यहाँ पर 63 और 2 के इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, 128। तो A3 हो चुका है हमारे पास 128। तो इनवर्स प्रोपोर्शन हमें कुछ इस तरह से करना है। होपफुली आपको समझ में आया हो देवेंद्र। आगे बेटा।
देवेंद्र समझ में आया? यस सर, आ गया। चलिए आगे करें, फिर आगे बढ़े। यस सर, थोड़ा सा सर दू बी पार्ट वाला सर थोड़ा सा बचा है सर, बस नीचे गए 2 स्टेप। सर बस बस सर, बस तुरंत 2 मिनट। उसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम है, इनवर्स प्रोपोर्शन में ओके सर। है ना। x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 21 है, ठीक है। तो वहाँ से हम अपना कांस्टेंट निकाल लेंगे। फिर अगले में बोला है x की वैल्यू बताओ जब y की वैल्यू 7 है, तो y x की जगह भाई x रहेगा, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह 7 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। है ना। यस सर। इसके बाद 3 वाला क्वेश्चन है, बोला स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग है डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बताना है इनमें से कौन डायरेक्ट है कौन इनवर्स है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसकी फिगर बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें वो दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन तो डायरेक्ट है और कौन इनवर्स है। ए और बी हमें दिए हुए हैं, ए और बी। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 32। आप देख के बता सकते हो कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनवर्स है। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 16। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, बताओ बेटा देवेंद्र, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो जब ए की वैल्यू सर इंक्रीज। यहाँ पे सर, हाँ। सर वैल्यू का दुगना हो रहा है। नहीं नहीं, नीचे देखो, नीचे इन दोनों में देखो, इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों में देखो। देखो बेटा जब ए की सर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बी की वैल्यू सर वो भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। देखो खुद, पहले 4 था, 32 था, अब 8 आया, तो अब कितना रह गया, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। सर डिक्रीज हुआ है यहाँ तो पे। ये कैसा वेरिएशन होगा जब, सर इनवर्स। हाँ जब एक वैल्यू बढ़ती है दूसरी डिक्रीज होती है तो कैसा वेरिएशन होता है, सर वो वाला, इनवर्स वाला। डिक्रीज वाला। इनवर्स वाला ना। अच्छा इनवर्स है। हाँ। यस सर। सेकंड वाले में, सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, बस उसमें यहाँ पे वैल्यूज कुछ इस तरह से है। अब ये बताओ मुझे ये कैसा वेरिएशन है। हेलो। हाँ बेटा कैसा वेरिएशन है ये। 3/9। सर 1/3 वाला सर डायरेक्ट सर, ये एक वैल्यू है तो सर बढ़ी, यहाँ पे बढ़ी। बताओ ए की वैल्यू। सर ये डायरेक्ट हाँ क्यों, जब ए की वैल्यू बढ़ रही है तो बी की वैल्यू भी बढ़ रही है। है ना, इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है। यस सर। हाँ तो ये कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट। डायरेक्ट। समझ में आया। सर दोनों डायरेक्ट होने चाहिए सर, क्योंकि इसमें भी एक की वैल्यू जब बढ़ रही है। हाँ जब ए की वैल्यू 4 थी, बी सर, की कितनी थी। सर ए की वैल्यू जब 4 थी सर, बी की वैल्यू 32 थी। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई। सर ए की वैल्यू फिर ऊपर, सर ऊपर वाले में बता रहे हैं ना, ए वाले हाँ में। हाँ हाँ। सर ए की वैल्यू फिर 8/8, ए की वैल्यू 8 थी, हाँ तो बी की बी की वैल्यू 6 बड़ी। थी। अब ये आप बताओ मुझे, पहले 32 थी, अब कितनी रह गई। सर 16। अब बताओ सर बड़ी। अच्छा सर, समझ गया। समझ गए ना। यस सर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया दोनों। यस सर। यस सर। चलो आगे देखो बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, खत्म करना है आज ही हमें, बहुत छोटा सा, छोटी सी यस। एक्सरसाइज है, इतना टाइम थोड़ा ना लगेगा इसमें। यहाँ देखो बेटा, यस सर। बोला रीता हैड इनफ मनी टू बाय 15 बुक्स। रीता के पास इतना पैसा है कि वो 15 बुक्स खरीद सकती है, और हर एक बुक की जो कॉस्ट दी है 30 रुपी दी है, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ द यस बुक इंक्रीज रिजल्टिंग इन अ टोटल कॉस्ट इंक्रीज ऑफ 45। अगर बुक का प्राइस बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट जो है वो 45 बढ़ जाएगी, है ना। ये बोला ना, इफ द प्राइस ऑफ ईच बुक इंक्रीजेज, अगर हर एक बुक का जो है प्राइस वो बढ़ जाता है तो जो उसकी टोटल कॉस्ट है वो 45 रुपये बढ़ जाती है। तो इसने पूछा है हाउ मैनी बुक्स कैन शी परचेज नाउ, तो वो कितनी बुक्स खरीद सकती है, एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हर, और उसके पास कितना पैसा बच जाएगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। करें। यस सर। यस सर। सो उसके पास कितना पैसा था, रीता हैड इनफ मनी टू बाय 45 बुक्स, तो उसके पास कितना, सॉरी 15 बुक्स, तो उसके पास यस सर। 15 बुक्स खरीदने के लिए पैसा था, मतलब टोटल मनी निकाल लेते। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ बुक्स शी कैन परचेज, तो वो कितनी बुक्स खरीद सकती थी शी कैन परचेज, ठीक है बेटा। सर 30 इंटू 15, है ना, 15 बुक्स खरीद सकती थी ना।
यस सर। कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स, हर एक बुक की कॉस्ट कितनी थी बेटा? सर 30। 30 रुपी थी। तो टोटल मनी, सर वो घर से 450 रुपीज लेके निकली थी। हाँ टोटल मनी कितनी हो जाएगी, है ना? एक बुक की अगर वो 15 बुक्स खरीद सकती है और एक बुक 30 की है, तो टोटल मनी हो जाएगा 15 × 30, फोर यस फिफ्टी सर। रुपी तो टोटल उसके पास 450 रुपी थे। समझ में आया इतना? यस सर। अब बोला है इफ द प्राइस ऑफ ईच बुक इंक्रीजेज, अगर हर एक बुक का सर प्राइस बढ़ गया तो टोटल कॉस्ट जो है वो 45 रुपी बढ़ जाती है। टोटल कॉस्ट बोला है 45 रुपी बढ़ जाती है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? चलो देखते हैं, है ना? 45। सर यहाँ न्यू पे डिवाइड हो जाएगा ना? हाँ न्यू टोटल कॉस्ट, नई टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? न्यू टोटल कॉस्ट वो हो गई हमारी 450 प्लस 45, है ना? तो न्यू टोटल कॉस्ट हो गई 495। यही सर तो। वो 10 बुक खरीद पाएगी? हाँ इतनी होगी नहीं होगी ये बताओ? यस सर, मैंने गलत कर दिया सर। यस यस सर, आंसर इतनी होगी। इतनी होगी। अब उसने बोला हाउ मेनी बुक शी कैन परचेज नाउ, तो अब वो कितनी बुक खरीद सकती है, अब ये हमें बताना है। तो सबसे पहले उसने बोला था उसके पास 15 बुक खरीदने के पैसे हैं, उसके पास इतने ही पैसे थे, टोटल पैसे इतने ही तो यस थे, सर। है ना? यस सर। अब उसने बोला कि अगर हर एक बुक की कॉस्ट 30 रुपी थी, हर एक बुक की कॉस्ट 30 रुपी थी, ठीक है? तो यस सर। आगे इसने बोल दिया इफ़ द प्राइस ऑफ ईच बुक इंक्रीजेस, अगर हर एक बुक का प्राइस इंक्रीज होता है तो रिजल्टिंग इन ए टोटल कॉस्ट इंक्रीज ऑफ 45, तो टोटल कॉस्ट जो है 45 हो जाती है। सो हाउ मैनी बुक्स कैन शी परचेज नाउ, तो अब वो कितनी बुक खरीद सकती है ये हमें बताना है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर वो कितनी बुक्स खरीद हेलो सकती है। सर। हाँ बेटा बोलो। सर सर हम्म। सर इसमें सर उसने, सर एक बुक का दाम उसने घर से सोचना 30 रुपए का है। हम्म। और सर यहाँ पे दुकान पे आते सर पता लगा 45 रुपीज का है, वो हो गया ये। हाँ। सर तो फिर 450 रुपए सर वो घर से लेके निकली थी सर 15 बुक के लिए। हम्म। और सर सर 45 रुपीज है। सर तो हम्म। फिर यहाँ पे सर यहाँ पे आपने प्लस क्यों कर दिया? 450 प्लस 45 सर यहाँ पे। यहाँ पर 450, यहाँ पे 45 प्लस क्यों हो गया, ये कह रहे हो अब ये? यस सर। यस सर। सर देखो, डायरेक्ट कुछ। देखो इसको पहले तो हम नॉर्मल तरीके से करने की सोचते हैं, फिर इसको मैं ना आपको वेरिएशन से भी सिखाऊंगा। देखो इसने बोला बेटा कि इफ़ द प्राइस ऑफ ईच बुक इंक्रीजेस, अगर हर एक बुक का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है, यही तो बोला है ना? यस सर। रिजल्टिंग इन ए टोटल कॉस्ट इंक्रीज ऑफ 45, तो टोटल कॉस्ट में 45 रुपये आ जाता है, टोटल कॉस्ट जो है 45 रुपी इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया? सो हाउ यस सर। मैनी बुक्स कैन शी परचेज नाउ, तो कितनी बुक्स अब वो खरीद सकती है ये हमें बताना है। सुबह से सुनो इस चीज़ को, अगर इफ़ द प्राइस ऑफ ईच बुक इंक्रीजेज, हर एक बुक का प्राइस इंक्रीज होता है। सपोज हर एक बुक पहले तो 30 रुपये की थी, अब उसमें एक्स रुपये इंक्रीज हो गया, है ना? एक्स रुपये इंक्रीज हो गया, तो इसने ये बोला है कि रिजल्टिंग इन ए टोटल कॉस्ट इंक्रीज ऑफ 45, तो टोटल कॉस्ट में 45 रुपये बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो? सो अब वो कितनी बुक्स खरीद सकती है ये हमें बताना है। सर सर 450 रुपए सर दे। हम्म। और सर 45 रुपए सर उसको और कहीं से मिल गए? हाँ नहीं, 450 रुपये थे ना उसके पास, है ना? यस सर। तो उसकी अब वो 450 रुपये में 45 रुपये उसको और एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, अगर उसको सारी बुक्स खरीदनी है 15 की 15। अच्छा अच्छा समझ गया, समझ गया, समझ। समझ में आ गया बात? यस सर। हाँ तो अब इसने बोला हाउ मेनी बुक कैन शी परचेज नाउ, तो अब वो कितनी बुक्स खरीद सकती है? अरे भाई अब उसकी 900। हाँ बोलो। सर 495 495 बुक, तो उसके पास टोटल पैसा होना चाहिए बेटा। होना चाहिए, हाँ सर। हम्म। तो मतलब अब उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, ठीक है? हाँ सर। हाँ तो कितनी नंबर ऑफ बुक्स हमें निकालना है, कितनी खरीद सकते हो, है ना? नंबर ऑफ बुक्स यस। शी कैन परचेज, तो नंबर ऑफ बुक्स वो कितना खरीद सकती है,
शी कैन परचेज नाउ, वो हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक्स, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक्स और कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स, यही तो होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक्स और कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स। इसका आंसर बेटा देखना 10 आ रहा है क्या, 10 आ रहा है क्या इसका आंसर, एक बार चेक करना। हेलो देवेंद्र, आवाज आ रही है? सर चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। हम्म, सर फोर्थ का इसमें सर 13 बुक खरीद पाएगी, है इसमें ना, लिखा है। ऐसे ही आ रहा है ना, 13 के आसपास आ रहा है ना। यस सर, चलो 13 बुक खरीद पाएगी, बस इतना ही लिखा। हाँ, देखो इसका आंसर ये आएगा 15 3 45, यस सर। कितना बचा 4 5, 4 5 ही बचेगा, 15 यस सर, 3 45। ठीक है, यहाँ पे 33 आ गए। तो अब हर एक बुक की कॉस्ट कितनी हो चुकी है, 33 हो चुकी है ना, यस सर। है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स की जगह स्टेटमेंट में लिखना न्यू कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स, न्यू कॉस्ट ऑफ बुक, न्यू कॉस्ट ऑफ ऑफ बुक, ईच बुक, हर एक बुक की नई कॉस्ट वो हो चुकी है 33, ठीक है। 33, 33 हो चुकी है। अब यहाँ पे यस लिखना है सर। बस सिंपली नंबर ऑफ द बुक्स शी कैन परचेज नाउ, नंबर ऑफ बुक्स शी कैन परचेज, वो खरीद सकते, शी कैन परचेज। सो उसके पास टोटल कितने रुपए हैं बेटा, 450 रुपए हैं, और एक बुक की यस, कीमत 33 है, तो 450 को क्या कर देंगे, 33 से डिवाइड कर देंगे। हाँ हाँ सर, यस सर। 33 1 ज़ा 33, बच गया 1 2 0, ये बचेगा, एंड 33 3 ज़ा 9 9, 4 ज़ा तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा 21। तो वो कितनी बुक्स खरीद सकती है, 13 बुक्स वो खरीद सकती है, और उसके पास मनी लेफ्ट कितना पैसा बच जाएगा, मनी लेफ्ट विद 21, हर 20 रुपी, यही आ रहा है आंसर, यस सर। हाँ सर, 13 बुक खरीद सकती है, बस सर इतना लिखा था पीछे। है ना। और 22 रुपये उसके पास बच भी जाएगा, 21 रुपये उसके पास, 21, समझ गए। यस सर। चलो दोबारा एक बार समझा देते हैं, जल्दी से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर। देखो ये तो बेटा यहाँ पर ये एक्स वैक्स की ज़रूरत है नहीं हम लोगों को, ये तो मैंने बिल्कुल जो बुक में स्टेटमेंट थी वो लिख दी थी, नंबर ऑफ बुक्स शी कैन परचेज 15 बुक खरीद सकती थी, हर एक बुक की कीमत क्या थी, कॉस्ट कितनी थी 30 रुपी, तो टोटल मनी 30 उसको रुपीज, कितना चाहिए, है ना, 15 बुक खरीद सकती थी, एक बुक 30 की थी, तो टोटल कॉस्ट हो गई उसकी 450, 450 यस सर। रुपये उसको चाहिए, है ना, हाँ सर। है ना। अब उसने बोला भाई हर एक बुक की कीमत जो है कुछ बढ़ गई, हर एक बुक की कॉस्ट जो है कुछ बढ़ गई, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट थी अब उसको उसमें 45 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 495 रुपये हो गई नहीं हो गई। यस सर। अब कितनी कीमत बढ़ी, पहले वो 15 बुक खरीद सकती थी, अब 495 की अगर वो बुक हो चुकी है तो एक बुक कितनी की होगी, तो भाई जितनी बुक वो खरीद सकती थी टोटल बुक, उससे 400 टोटल मनी को डिवाइड कर देंगे, सर डिवाइड हो गया, है यस ना। सर। तो वो 33 बुक्स, अब 33 मतलब उसकी हर एक बुक की कीमत हो गई, न्यू कॉस्ट ऑफ ईच बुक 33 हो गई, समझ गए बेटा। अब यस सर। इसने बोला है तो नंबर ऑफ बुक्स बताओ, अब वो कितनी खरीद सकते हैं, भाई टोटल तो उसके पास 450 रुपी थे, और हर एक बुक की हाँ अब सर। कीमत जो है वो 33 रुपये हो चुकी है, तो 33 से 450 को डिवाइड किया तो 13 रुपये जो है, 13 बुक जो है वो पूरी पूरी खरीद सकती है, और उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे, 21 सर रुपये बच भी 21, जाएंगे, समझ गए, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। तो ये बेटा